लोकगीतों की खास बात ये होती है कि 100 साल पहले मेरे दादाजी ने सुने, उसके बाद उनके पापा लोगों ने सुने, फिर उसको हम भी सुन रहे हैं, हमारे बच्चे भी सुन रहे हैं। तो लोक की सबसे खास बात ये है कि वो हमेशा अमर रहते हैं। पहले शुरुआत मेरी एज ए म्यूजिशियन काम करता था मैं, हुड़का वादन से शुरू हुआ। उत्तराखंड के लगभग सारे सिंगर्स के साथ मैंने संगत करी, ढोलक तबला। तो यहाँ पर दो प्रकार के गायक होते हैं, एक लोक गायक और एक लोकगीत गायक। तो लोक गायक तो जो होगा, जो लोक ही गाएगा। जो लोकगीत गायक होगा वो कंपोजिशंस भी गा सकता है। अरे यहाँ पर तो ये स्थिति है कि आज बच्चा आया कि मुझे गिटार सीखना है, उसने 2 महीने गिटार सीखा, तीसरे महीने में अपना अकेडमी खोल दी। अब सोचो ना कि जो उनसे सीख रहे होंगे उनका क्या होगा। जो उत्तराखंड का जो फोक म्यूजिक है, इसमें इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं? हुड़का ये मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है, मेरी शुरुआत इसी से हुई थी। तो क्या हाल है दोस्तों, मेंटालिटी के एक और फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल और एक म्यूजिकल पॉडकास्ट लाए हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं रंजीत सिंह जी, हु इज़ अ म्यूजिशियन, म्यूज़िक डायरेक्टर, म्यूज़िक कंपोज़र। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द फोक म्यूज़िक ऑफ उत्तराखंड। सो आई होप यू एंजॉय द एंटायर एपिसोड। रंजीत जी, थैंक यू सो मच। आप अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के आए यहाँ पे फॉर द पॉडकास्ट, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका बर्थडे है आज, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा और इस बेहतरीन मौके पर आप लोगों ने हमें समय दिया। ये म्यूजिक की तरफ रुझान आपका कब आया, कैसे आया? और फोक सिंगिंग में आपकी इतनी महारत है, तो टुवर्ड्स फोक सिंगिंग आपका इंक्लाइन कब आया है? शुरुआत कब से हुई? मैं एज ए म्यूजिशियन काम करता हूँ और लोक में ज़्यादा भरोसा करता हूँ, तो इसलिए लोकगीत में। हाँ, लोक गीत में, लोक वाद्य यंत्रों पे यहाँ के जितने भी सॉन्ग्स हैं उनमें मतलब मैं कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ करता रहूँ। तो मैं एज ए म्यूजिशियन काम करता हूँ यहाँ पर उत्तराखंड इंडस्ट्री। जी, तो इसमें लोकगीत जो है, उसकी क्या खासियत क्या है लोकगीत की? लोक एक ऐसी चीज़ है कि उसमें हम लोग सोचते हैं कि, या अभी वर्तमान में जितने भी नए लोग हैं वो सोचते हैं कि लोकगीत गाना बहुत आसान होता है। तो लोक गीत हो, लोक वाद्य यंत्र हो, लोक शैली हो, लोक कुछ भी हो, मतलब फोक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और मुझे लगता है कि जैसे मैं पिछले 1996 से काम कर रहा हूँ उत्तराखंड की इस इंडस्ट्री में, आज भी कुछ ना कुछ सीखता ही रहता हूँ, कुछ ना कुछ जहाँ से जो मिल सकता है लोगों तक पहुँच के, गांव-गांव जाकर। लोक बड़ा सब्जेक्ट है। उत्तराखंड के कौन से लोकगीत आपको सबसे ज़्यादा, आपको कुछ आपको कोई फेवरेट है, ऐसा कुछ? बहुत सारे हैं और मैं तो लोक प्रेमी हूँ, तो मेरे लिए तो सारे गीत ही अच्छे हैं। अच्छा। लोकगीतों की खास बात ये होती है कि सपोज आज से 100 साल पहले मेरे दादाजी ने सुने, उसके बाद उनके पापा लोगों ने सुने, फिर उसको हम भी सुन रहे हैं, हमारे बच्चे भी सुन रहे हैं। तो लोक की सबसे खास बात ये है कि वो हमेशा अमर रहते हैं, हमेशा सुने जाते हैं लोकगीत। उनका कोई मुकाबला नहीं। लोकगीत के बारे में इससे ज़्यादा मुझे लगता है बेहतर मैं नहीं बता पाऊंगा कि लोक का अंत नहीं है, मतलब अनंत है लोक शैली जो। तो इसकी शुरुआत में अगर जाएँ, जैसे काफ़ी मेरे दर्शक हैं, वो जानना चाहते हैं कि उत्तराखंड की जो म्यूज़िक हिस्ट्री है, जो लोकगीत है, वो इतनी डाइवर्स है, तो उसकी थोड़ी-सी आप झलकियाँ हमें बताएँ कि मतलब इसकी हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है लोकगीत की, और वो आगे कैसे बढ़ा? जो आज हम जानते हैं लोकगीत के बारे में कि लोकगीत ऐसा होता है, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? मैं अपने यहाँ के गीतों की बात करता हूँ या वाद्य यंत्रों की बात करता हूँ, तो गीतों में अगर हम अपने गढ़वाल क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पर अ, झुमेलो हो गया, लाली हो गया, कौतगी गीत हो गया, थड़िया हो गया, चौफला हो गया, बाजूबंद हो गया, बण गीत हो गया, पवाड़ा हो गया, जागर हो गया, चैती गीत हो गया, ऋतुरायण बसंत के गीत हो गया। अगर हम सेम अपने कुमाऊं में चलते हैं तो लगभग लगभग शैली सेम है, लेकिन उनके नाम बदल जाते हैं। जैसे कि वहाँ पर झोड़ा हो गया, चांचरी हो गया, भगनौल हो गया, पछैया हो गया, और ऋतुरायण हो गया, जागर हो गए। तो लगभग लगभग गायन वादन का तरीका एक ही होता है, लेकिन उनके नाम थोड़ा अलग अलग है। बाकी हम ये नहीं बता सकते कि लोक
लगता है जब से लोग हैं तब से लोकगीतों का उत्पन्न हुआ है। और लोकगीत मतलब कि जो लोगों के द्वारा रचित गीत है। अगर हम उस जमाने की बात करें, कत्यूर वंश की, जब गोलू देवता, जिनको कि कुमाऊं में बहुत ज़्यादा माना जाता है, जिनको पूजा जाता है, तो शायद उस समय लोग या उससे पहले लोग किसी घटना पर, कि कुछ घटना हुई, उस पर गीत बना दिया। अब उस जिस गीत का पता नहीं है कि किसने लिखा है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, उसको लोकगीत हम लोग कहते हैं। अच्छा। क्योंकि जिसके रचनाकार का पता नहीं है या वो कहाँ से उत्पत्ति है इसकी, तो लोकगीत में माना जाता है। हमारे उत्तराखंड में, या मैं अगर हिंदुस्तान की बात करूँ, तो असली संगीतकार मिरासी लोग हुआ करते थे। चाहे आप तानसेन जी का नाम सुनिए, उनके जो छोटे भाई थे रुद्रसेन, या उनकी जो पूरी फैमिली थी, तो कहीं ना कहीं उन्हीं के वंशज पूरे भारतवर्ष में गए हैं। फिर अगर हम यहाँ उत्तराखंड की बात करें, तो यहाँ पर भी मिरासी लोग ही असली संगीतकार हुआ करते थे। मिरासी लोग। हाँ, जिन्होंने गीतों को कंपोज किया, गीतों को बनाया। जैसे लोग कहते हैं कि क्लासिकल में और फोक में काफ़ी फर्क है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि बिना सारेगामापाधानीसा के तो कोई भी गीत नहीं है। चाहे आप अंग्रेजी गाना उठा लो, चाहे हिंदी गाना उठा लो, चाहे पहाड़ी गाना उठा लो, बस उसमें फ़र्क इतना है कि उनके भाषा का फ़र्क है। बाकी लयकारी, ये क्या कहते हैं, सरगम वगैरह सारे सब में होता है। अगर अब यहाँ की फोक की बात करें, तो उत्तराखंड में जो मिरासियों ने गीत बनाए हैं आज से 100 साल, 200, 500 साल पहले, तो उनमें भी वो गीत भी किसी न किसी राग पे, राग बेस थे, मतलब किसी न किसी राग में ज़रूर था वो गाना। और जो वो लोग करते थे, मैं अभी एज ए म्यूज़िक कंपोज़र काम कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग उनके बराबर काम कर पाते हैं। सपोज़ मैं आज से बहुत पुराने गीत की बात करता हूँ, कि जो गीत आज भी लोग उसको बहुत अच्छे से सुनते हैं, लेकिन उसके रचनाकार का पता नहीं। तो कहीं न कहीं ये गीत भी उन्हीं लोगों ने बनाए हैं, जो अच्छा। उनको बेड़ा लोग भी कहते हैं, वादी लोग कहते हैं, बिरासी जो होते हैं। कुल मिला के लोग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और मुझे लगता है कि शायद 1% 2% जान पाए हैं अभी तक। बाकी कोशिश रहेगी कि हम कुछ ना कुछ इसमें आगे सीखते रहेंगे। आप जैसे बताया कि आप म्यूज़िक कंपोज़र हैं, ये आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, और वो स्टार्टिंग के फेज़ बताइए कि आपको क्या लगा कि मेरे को अब ये म्यूज़िक कंपोज़ करना है, स्पेशली लोकगीत में जिसको बोलते हैं स्पेशलाइज़ करना है, उसके बारे में आप बताइए थोड़ा। हाँ, लोकगीत में तो खैर मैं छेड़खानी नहीं करता हूँ ज़्यादा, लेकिन नए गीतों को हम कोशिश करते हैं कि हम जो फोक सिंगिंग हो हाँ। गई, जो फोक सिंगिंग हो गई। मैं पहले शुरुआत मेरी एज ए म्यूजिशियन काम करता था। मैं हुड़का वादन से शुरू हुआ। उत्तराखंड के लगभग लगभग सारे सिंगर्स के साथ में मैंने संगत करी, ढोलक, तबला, हुड़का। फिर धीरे धीरे वही है कि समय के साथ साथ अगर हम अपने आप को नहीं बदलते हैं, तो हम आगे नहीं जा पाते हैं। इसलिए हमें अपडेट होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। सपोज आज से 20 साल पहले कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई, या 30 साल पहले जो भी था, अगर हम उसको नहीं सीखते आज, तो हम फिर आज से 20 साल 30 साल पहले ही रहते। करेक्ट। तो ये था कि धीरे धीरे अब कंपटीशन बढ़ता जाता है। लोग मतलब सामने बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, चैलेंजेस रहते हैं, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। 2011 में शादी के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा, घर वाले ने बोला भाई कि तुम प्रोग्राम में ही जाते रहोगे इधर उधर, तो हमें कब टाइम दोगे। तो मुझे लगा तबला ढोलक छोड़ के थोड़ा सा अपना चेंज करता हूँ। तो फिर किसी कंपनी में एज ए साउंड इंजीनियर काम करा, वहीं से साउंड इंजीनियरिंग करी, उन्हीं के साथ सीखा। पहले मैंने प्रॉपर काम सीखा, फिर जाके मैंने एक निर्णय लिया कि मुझे अब स्टूडियो खोलना चाहिए जी, कि मैं काम कर सकता हूँ। स्टूडियो खोला तो वही होता है कि अपने ही लोग होते हैं जो कहते हैं कि चलो यार, चलो हो जाएगा रंजीत भाई, हो जाएगा। फिर बाद में जब हमें ज़रूरत होती है, तब वो लोग साथ नहीं देते हैं। तो कुछ यही था। फिर कुछ म्यूजिशियंस को बुलाया, वो आते नहीं थे, तो मुझे लगा खुद ही ट्राई कर लेता हूँ। ट्राई करते 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 फिर एक समय ऐसा है कि खुद ही मैं म्यूज़िक भी प्रोड्यूस करने लग गया। और 2015 के बाद मैंने एज ए म्यूज़िक अरेंजर काम करना शुरू करा। ऐसे मेरी शुरुआत हुई, मतलब म्यूज़िक की। तो म्यूज़िक कॉम्पोजिशन जैसे हम बोलते हैं म्यूज़िक कंपोजर, तो इसके मेन चीज़ें क्या होती हैं, आपको क्या ध्यान में रखना होता है जब आप कोई गाना बना रहे होते हैं, जो जिसको बोलते हैं, जैसे एक कोई भी गाना आ गया, तो वो स्टार्ट कहाँ से होता है, उसकी कॉम्पोजिशन, वो लिखता कौन है, उस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बताइए। म्यूज़िक बनाने के लिए अधिकतर क्या होता है कि जैसे हमारे बॉलीवुड में कि आपका कंपोज़र अलग होता है,
राइटर अलग होता है, म्यूजिक राइटर अलग होता है, सॉरी म्यूजिक अरेंजर अलग होता है, म्यूजिशियन रिदम अरेंजर अलग होता है, या बैकिंग स्ट्रिंग अरेंजर अलग। लेकिन उत्तराखंड में थोड़ा सा ये है कि यहाँ पर लोग सुन सुन के खुद से ही करते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के गायक होते हैं, एक लोक गायक और एक लोकगीत गायक। तो लोक गायक तो जो होगा जो लोक ही गाएगा, जो लोकगीत गायक होगा वो कंपोजिशंस भी गा सकता है। तो हम लोग जो धुन बनाते हैं तो वो डिपेंड करता है आपकी कंपोजिशन, वो सॉरी राइटिंग पे, कि आपने शब्द कैसे लिखे हैं। उस शब्द के हिसाब से हमें उसकी कंपोजिशन अपने आप ही समझ में आ जाता है कि शब्द किधर को जा रहे हैं, कि रोमांटिक में जा रहे हैं या सैड पे जा रहे हैं, या उससे पता लग जाता है कि हमें इसका क्या करना है। बाकी अगर हम किसी मूवी का काम कर रहे हैं तो हमें डायरेक्टर पहले ही बता देते हैं कि भाई इसका हमारा थीम ये है, आपको इसको इस तरह से, तो वो अपने आप दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। तो उसके हिसाब से उसकी हम लोग कंपोजिशन निकालते हैं, फिर उसको 2-3 अलग अलग वेरिएशन दे के कंपोजिशन दे के जो डायरेक्टर को पसंद आता है फिर वो हम फाइनल उस काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज के समय में जो स्पेशली जो युवा हैं, जो यंग लोग हैं, वो लोकगीत सुनते हैं, कंज्यूम करते हैं एज अ जॉनर, एज अ म्यूजिक जॉनर? बिल्कुल सुनते हैं, और मैंने कहा नहीं कि लोग की कोई आयु नहीं है, और नए गाने भी सुन रहे हैं लोग। बल्कि नए बच्चे भी, अगर मैं अपनी बात करता हूँ या आपकी बात करूँगा तो मुझे लगता है आपको भी 70s 80s 90s के गाने बहुत पसंद होंगे, मुझे ऐसा लगता है। जी जी। क्योंकि मैं अभी अपने बच्चे को देख रहा हूँ जो कि 2010 के बाद के लोग हैं, तो अगर कभी पुराना गीत बजता है तो उसको बहुत पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा पुराना संगीत, असली जो उत्पत्ति जो हमारे संगीत का, तो लोग उसको पसंद करते हैं। तो ऐसे लोकगीतों का भी आजकल के बच्चे, अधिकतर क्या हो रहा है अभी, आप बॉलीवुड को ले लो चाहे यहाँ का कहीं का भी फोक ले लो, पुराने ही गानों को लोग दोबारा से रिप्राइज कर रहे हैं, रिमिक्स वर्जन बना रहे हैं। तो उनकी ट्यून पैपी होती थी, शब्द अच्छे होते, तो कहीं ना इसीलिए उसको लोग दोबारा दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। तो सुन रहे हैं बच्चे आजकल को, और लोग भी सुनते हैं, नए गीत भी सुन रहे हैं, लेकिन नए गीतों के लिसनर्स कम है। कम है जी। तो ऐसा क्यों, क्या क्या लगता है आपको, क्या रीजन हो? रीजन यही है ना कि जो पुरानी लेखनी है, जो शब्द हैं, जो कंपोजिशंस है, वो बिल्कुल हार्ट टचिंग होती थी। अभी क्या आ रहा है, सीधा सीधा लिख रहे हैं लोग। मतलब अगर आप एक आजकल एक जो पैटर्न चला है कि डीजे, तो डीजे के सॉन्ग्स की आयु बहुत कम होती है। जो अगर मैं कोई गाना बना रहा हूँ अभी, मुझे पता है कि उसको मैं शाम को ही सुन सकता हूँ, पार्टी में एंजॉयमेंट 2 पैक के बाद, 2 जी डांस कर। अगर आप सुबह बोलोगे उसको कि यार उस गाने पे लगा दो यार, कोई नहीं सुनेगा। लेकिन जो हमारे असली लोक गीत हैं उनको आप कभी भी सुन सकते हो। तो ये वो है, मतलब लोक की जान है। जी। और जो मेरे को जो इंस्ट्रूमेंट्स आप बताए, मैंने अभी आपका एक वीडियो भी देखा था, जी उसमें आपने 10-15 शायद से ज़्यादा ही जी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। एसेंशियली जो फोक, जो उत्तराखंड का जो फोक म्यूजिक है, इसमें इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं? हम जो पहले के लोग थे वो तो खैर फोक ही इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे अधिकतर, जो लाइव जैसे करते हैं मेले में, शादी में, अपने गांव में, बारात में। फिर धीरे धीरे जब रिकॉर्डिंग्स का, कैसेट्स का, एल्बम का ज़माना है, तो लोगों ने फिर बाहर गए रिकॉर्डिंग के लिए, दिल्ली, मुंबई। तो वहाँ के म्यूजिशियंस को या म्यूजिक डायरेक्टर्स को शायद यहाँ के इंस्ट्रूमेंट का पता नहीं था उस तरह से, तो वो लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते। हम यही के हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक हमारे ही वाद्य यंत्र इस्तेमाल हो, ताकि वो लोग उस वाद्य यंत्र को लोग भी आगे तक जाने कि हाँ भाई ये वाद्य यंत्र वहाँ का है। तो अभी हम लोग जैसे हुड़का यहाँ का बहुत फेमस इंस्ट्रूमेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। डोर हो गया, या डोन दमाऊ हो गया, या फिर नगाड़ा दैन दमाऊ बोलते हैं उसको, वो हो गया, या मोछंग हो गया, सिणाई बिनाई। इस तरह से पता यहाँ की कोशिश रहती है हमारी कि नए वाद्य यंत्रों के साथ में पुराने वाद्य यंत्र को जोड़ के एक थोड़ा नई साउंड बनती है। जैसे नई बॉलीवुड सॉन्ग अभी आपने मेंशन करा, जो बॉलीवुड सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, जो टिपिकल बॉलीवुड सॉन्ग्स होते हैं, और जो फोक लोकगीत जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसमें फ़र्क कितना होता है? लिखाई का फ़र्क होता है, इंस्ट्रूमेंट्स का फ़र्क होता है, इन दोनों में अंतर क्या है मेजरली? नहीं, इसकी सीधी सीधी बात है कि लोक का मतलब कि उसका पता ही नहीं है किसने लिखा हो, क्या लिखा है, लेकिन वो अच्छा लगता है। अच्छा। उसकी कंपोजिशन अच्छी है, उसके शब्द बहुत अच्छे हैं। कंपैरिजन तो नहीं कर सकते। बाकी बॉलीवुड के जो पुराने सॉन्ग्स हैं, या अगर आप सूफी को उठाते हैं, इस तरह से पुराने कव्वाली इस तरह के जो वैसे गीत हैं,
तो कहीं ना कहीं आदमी जब सुनता है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है एकदम से। हम अगर किसी बॉलीवुड को नए नई कंपोजिशन को सुनते हैं तो हम एकदम से नहीं समझ पाते हैं उसको। अगर लेखनी अच्छी है, कंपोजिशन अच्छा है, तो 2-3 बार सुन के फिर समझ में आ जाता है आदमी। फोक में ये है कि आपने एकदम से सुना और आपको एकदम से क्लिक करा, तो फिर मन होता है सुनने का, हाँ ये तो अच्छी चीज़ है। गाइस, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, मेजॉरिटी ऑफ आवर व्यूअर्स आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू सब्सक्राइब टू द मेंटालिटी। तो अभी जैसे अपकमिंग सिंगर्स वगैरह हर इंडस्ट्री में होते हैं, कोई आपको फेवरेट जो सिंगर है आपका, लोकगीत जो गाता है, फोक सिंगर, कौन कौन है अभी आपके जो फेवरेट है? मेरे ख्याल से 400-500 लोग होंगे, तो मैं नाम भी नहीं ले पाऊंगा। सभी जितने भी लोग गायक हैं जो लोकगीत गाते हैं वाकई, वो मेरे लिए वो सभी फेवरेट हैं। उन लोगों से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा कि बहुत सारे लोग हैं, फिर एक का नाम लो तो दूसरा बोलता है अच्छा बेटा, तो इतना आगे बढ़ गया, हमारा नाम नहीं ले रहे हो। तो इसीलिए जितने भी हैं यहाँ पर उत्तराखंड में, सभी लोग अच्छा गाते हैं। जो फोक म्यूजिक जो होता है और उत्तराखंड का जो लोकगीत है, इसके एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? मतलब ये क्या क्या बनाता है होगा जो लोकान, जैसे अभी आपने बोला कि वो किसी को पता नहीं है, किसी ने वो गाया है गाना, पर उसकी कोई एसेंशियल क्वालिटीज होंगी लोकगीत की, वो आपको क्या लगता है? हाँ, मैं वही बोला आपको अभी कि लोकगीत की क्वालिटी है कि उसके जो शब्द हैं, उसके जो इस्तेमाल, जो कंपोजिशन है, जो धुन है, मतलब वो आप बीते को दर्शाते हैं। जो कहीं पर कोई घटना हुई थी, हाँ यार ये हुआ यहाँ पे, तो उस पे के आधार पर वो गाने बनते थे। अ, अभी के जो बच्चे या अभी के जो लोग काम कर रहे हैं, उनका क्या है, एक तो राइटिंग का समझ में नहीं आता। एक रूट होता है ना जाने में, कि मैं यहाँ से हल्द्वानी जा रहा हूँ, तो हमने रूट बना दिया कि मैं देहरादून से निकला और दिल्ली पहुँच गया, फिर दिल्ली से गया मैं मुरादाबाद, फिर आया हरिद्वार, फिर आया, ठीक। एक होता है कि मैं यहाँ से गया हरिद्वार होते हुए, गाजियाबाद होते हुए, काशीपुर, हल्द्वानी, तो एक रूट होता है किसी भी चीज़ का। तो मुझे लगता है कि राइटिंग में भी ये रूट होना चाहिए। अभी के जो गीत बन रहे हैं उनका कोई रूट नहीं है, कुछ नहीं, बस चल रहा है बस। और जो पुराने गीत हैं, जो पारंपरिक गीत हैं, जो हमारे लोकगीत हैं, उनमें किसी न किसी की आप बीती होती थी, अपने को लेकर हो, या अभी जैसे हमारे उत्तराखंड में कुछ ही सिंगर हैं कि जो ऐसे गीत बनाते हैं कि कोई भी सुने मुझे लगता है ये गीत तो मेरे लिए बना है। आपने कोई लोकगीत को नए अंदाज में पेश करने की कोई कोशिश करी है, थोड़ा सा नया टच दिया हो ताकि वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ऐसा कभी हुआ है? बहुत सारे गीत हैं ऐसे, बहुत सारे गीत हैं, गढ़वाली कुमाऊनी, बहुत सारे गीत हैं कि हमने कोशिश करी है। हमने छेड़खानी नहीं करी, बट उसको ध्यान में रखते हुए उस कंपोजिशन को, और उसको रिक्रिएट करा, और लोगों ने बहुत सराहा। उसमें से एक जो कि जिसको उत्तराखंड का एंथम सॉन्ग भी कहा जाता है, बेड़ूपा को, बेरूपा हाँ हाँ, कोशिश करी है हमने। तो उस गीत में हम लोगों ने वही 25 से 30 सिंगर्स लिए थे उत्तराखंड के, सभी लेजेंडरी अच्छे गाने वाले लोगों से बनाया। और जब बनाया तो जब तुम कुछ काम करते हो तो कुछ लोग टोकने वाले भी होते हैं, वो भी ज़रूरी है कि भाई तुमने गलत कर दिया ये। लेकिन फिर उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, नहीं आपने अच्छा कर, क्योंकि उसकी वो गीत तो चल ही रहा ऑलरेडी, लेकिन हमने उसको दोबारा से बनाया और अच्छे लोगों ने गाया उसमें, तो कहीं ना कहीं उसकी आयु और बढ़ी है, और लोग जब उसको सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप देखिएगा, हमारा जो प्रयास था बेड़ोपा को बनाने का, उसमें एक बड़ा वो था हमारे लिए, मेरे लिए कंपटीशन, कि मैंने उस गीत का रिकॉर्ड हर जगह जा जाके, घर जा जाके करा मैंने उसको, माइक वाइक ले जाके। लोग कहते हैं ना कि स्टूडियो में ही होता है, लेकिन मैं वहाँ जा जाके हमने उसको रिकॉर्ड करा। तो मैं चाहूँगा कि हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो भी देख रहे हो उसको ज़रूर सुनिएगा, आपको पसंद आएगा। है वो पुराना गीत है जी। कहा जाता है कि उसमें 2-3 नाम है कि उन्होंने ये करा होगा, लेकिन उसकी कुछ लोग बोलते हो नेपाल से आई है कंपोजिशन, कोई कुछ, फिर वही होता है कि जिसको जितना नॉलेज जहाँ से सुना उसने उसी के आगे थोड़ा अपनी तरफ से जोड़ के बता दिया। परफेक्टली पता नहीं चल पाता है कि कौन सा गीत किस राइटर ने लिखा है, किसने इसकी कंपोजिशन की। तो क्या आपको कभी वो लगता है कि किसी एक रीजन तक सीमित है लोकगीत, या फिर लोकगीत हर हर रीजन का अलग अलग होता है, या कुछ सिमिलैरिटीज में
लगती है आपको? नहीं, लोग तो देखो, मुझे लगता है लोग कहीं का भी हो भारतवर्ष में, चाहे आप पंजाब का ले लो, हरियाणा का ले लो, राजस्थान का ले लो, आसाम का ले लो, कहीं का भी ले लो, लोक में लगभग लगभग एक जैसे होते हैं, बस उसकी बनावट थोड़ी अलग होती है। लेकिन जो पुराने समय में जो लोग थे, कहते हैं ना कि हमने बचपन में यार बहुत कंचे खेले हैं, हमने सेल तोड़ के बहुत वो बनाया है, काला बनाया है, तो ये लगभग लगभग सभी जगह होता है। वो तार की गाड़ी बना के चलाते थे, तो ये कल्चर ही है भी हम लोग, तो सभी जगह होता है, ऐसे गीतों में भी होता है, बस उसका छंद अलग अलग होता है। बाकी तो मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में लोग तो बहुत बड़ा वो है। तो ये बताइए, जैसे अगर कोई नया म्यूजिशियन है, उसको लोकगीत गाना है या मतलब जो फोक म्यूजिक जो होता है उसमें उसकी रुचि है और उसको वो परस्यू करना है, तो उसको क्या करना चाहिए? लोग में क्या है ना कुछ आपको गॉड गिफ्ट वाली बात कहते हैं ना, कि जैसे मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि कैसे गवाना है मुझे, क्योंकि मैंने सुना है, मैं उसमें उसमें हमने जिया है। तो नए लोग तो मुश्किल कर पाएंगे इस काम को, बट उनको या तो सीखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा पहले। लोग एक ऐसा चीज़ है कि उसको हर कोई नहीं गा सकता। हमारी कुमाऊं अंचल में एक गायकी है जिसमें उसको जोड़ छपेली कहते हैं, उसका जब आलाप गाते तो ऐसा लगता है कि इस बंदे ने बहुत सीखा होगा, क्योंकि उसके गले में ऐसे गरारिया, मुर्की, गमक, मीड़ जो लगती है, जिसको हम क्लासिकल में बोलते हैं ऐसा, तो लगता है कि इसने बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन उसने कुछ सीखा नहीं होता। अगर आप उसको पूछते हैं तो उसने सीखा नहीं होता, लेकिन वो गाता है। तो कहीं ना कहीं वो गॉड गिफ्ट है, या उसने सुना है। तो उनके वो कहते हैं ना कि आप जब कुछ सोचते हैं तो आपकी सेल्स बनाता है बॉडी, ऐसे ही हम जो चीज़ चाहते हैं वो होता रहता है हमारे साथ। तो नए बच्चे तो खैर नहीं कर पाएंगे, हाँ मेहनत करेंगे तो हो सकता है। आजकल क्या हो गया है, म्यूजिक इतना डाइवर्स हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक आ गया है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है फोक म्यूजिक में? बिल्कुल होता है, और वो हमारे लिए भी ज़रूरी है करना, क्योंकि अगर हम सारे के सारे गीत एक ही तरह से करते रहेंगे तो हमारी जो नई जेनजी लोग हैं, उनसे थोड़ा सा बड़े हैं, वो फिर उसको सुन नहीं पाएंगे। क्योंकि दाल के साथ चावल, सब्जी, सलाद, ये सब कुछ चाहिए होता है। तो इसीलिए हमें भी आजकल के इंस्ट्रूमेंट भी हम लोग यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग कहीं पर जैसे रिदम गिटार तो लगभग सभी जगह यूज हो रहा है, ड्रम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक गिटार इस्तेमाल कर रहे हैं, बेस तो सभी जगह चल ही रहा है। तो वो भी ज़रूरी हो गया आज के समय के साथ साथ में, कल्चर के साथ साथ में उन चीज़ों को ऐड करना। जैसे काफ़ी काफ़ी स्पिरिचुअल माना जाता है गानों को, और स्पेशली फोक सिंगिंग, तो आपको क्या लगता है स्पिरिचुअलिटी में और लोक गायकी में कि इन दोनों का क्या कनेक्शन है? लोग का मतलब कि जो हमने लोगों से सुने हैं गीत, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है यार यार ये तो हमारी ही कहानी है, या हमारे समय में ऐसा होता था, ये तो हमारी ही कहानी। बाकी यहाँ पर जो जागर वागर लगा जाते हैं, जागर पवाड़े, कथाएं लगती है, लोग उसको कहते हैं, जिस भाव से आप जिस चीज़ को सुन रहे हो तो आप वहाँ उसमें डूब जाते हो। और वैसी बात है कि अगर जागर लग रहा, हम उसको बड़े ध्यान होके सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी एक वाइब्स होती है जो हमारे अंदर प्रवेश करती, तो हम उसमें मतलब बिल्कुल लीन हो जाते हैं। होते हैं ना बहुत सारे लोग, हम कहीं प्रोग्राम में जाते हैं, कहीं जागर बज रहा, कुछ ताल बज, एकदम से लोग वो हो जाते हैं। तो शक्ति तो है खैर फोक में, जो यहाँ के जो वैसे गीत हैं देवी देवताओं की पूजन, तो है मतलब मानने वालों के लिए सब कुछ है, नहीं मानने वालों के लिए कुछ नहीं। कुछ नहीं है। तो जैसे आपने कोक स्टूडियो तो बिल्कुल देखा होगा, वहाँ पे बहुत ही प्रमोट करा जाता है फोक म्यूजिक फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, हर जगह से। तो उसमें आपको कोई ऐसा कोई आर्टिस्ट आपको कोई लगाओ कि हाँ ये मतलब उत्तराखंड का नहीं, वैसे भी कोई कोई वो हो सकता है, कोई आपका फेवरेट गाना, या फिर आपको लगाओ कि ये फोक सिंगर मेरे को बहुत बढ़िया लगा है कोक स्टूडियो में से, इस रीजन का गाना भी बहुत बढ़िया है, ऐसा कोई है लगा है आपको? सभी हैं। मैंने कोक स्टूडियो में, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कोक स्टूडियो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखता था, बहुत ज़्यादा। 10-12 साल पहले मैंने सोचा था क्या हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसके फिर कुछ समय बाद कोक स्टूडियो इंडिया वालों ने बनाया, तो जो उसकी बातचीत थी, जितने भी सिंगर थे उसमें, जितने भी थे, वो मेरे सारे फेवरेट हैं। और वो जो काम करा उन्होंने, वो अभी वैसा नहीं हो पा रहा है जैसे कोक स्टूडियो पाकिस्तान ने किया था। तो वहाँ सारे सिंगर मेरे फेवरेट हैं, जितने भी सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, जिन लोगों ने काम किया है,
बॉलीवुड की भी था बात ही अलग है, वहाँ पर लोग बड़े तरीके से सीख के फिर सबसे मेन बात है कि हमारा छोटा सा राज्य है, यहाँ पर स्पॉन्सर या फाइनेंशियल उस हिसाब से नहीं मिल पाते हैं। अब अगर बॉलीवुड की बात करें वहाँ पर तो सब कुछ आप दिखा सकते हो। तो बस जैसे मैं इसी वाली थीम की बात कर रहा हूँ कि मैंने सोचा था उत्तराखंड में इसको मैं करूँगा, 10-12 साल पहले सोचा। अभी रिसेंटली हमने 4-5 लोगों से बात करी तो उन्होंने कहा अच्छा है सब्जेक्ट, बहुत अच्छा हम कर सकते हैं। लेकिन बात वही आती जब फाइनेंस की बात आती तो फिर लोग थोड़ा पीछे को आ जाते हैं। तो करेंगे हम लोग भी इस पर, इस तरह से हम काम करेंगे, सोचा हुआ है। तो जैसे म्यूजिक की अगर हम बात करें जनरल की, अगर इससे लोकगीत से हटकर हम अगर म्यूजिक की ही बात करें तो जो अपकमिंग सिंगर है मतलब उसको अपना नाम बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो उसको क्या क्या मेंटली कितना प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि ये मेरे को मुश्किलें आएंगी, ये मेरे को इसको ऐसे करना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से कि एक बडिंग सिंगर को जो म्यूजिशियन बनना चाहता है उसके लिए क्या एडवाइस होगा, आप क्या क्या कहेंगे उसको? मैं तो यही कहूँगा कि जब हम लोग क्लास 1 से 12 तक पढ़ते हैं, 12 साल हो गए हमारे, फिर उसके बाद हम आगे की तैयारी करते हैं जो भी हम करना चाहें। फिर उसके बाद में क्या पता हम एग्ज़ाम में पास होते हैं नहीं होते हैं। हम जैसी तैयारी पढ़ाई के लिए करते हैं तो ऐसी ही हर क्षेत्र में तैयारी करनी होती है। तैयारी करनी। कुछ भी, सपोज आज मैं आपके सामने बैठा हूँ यहाँ पर, आप मुझे सवाल पूछ रहा हूँ, तो इसके लिए कहीं ना कहीं इतने सालों से मेहनत करी रहा हूँ मैं, है ना, तब जाके यहाँ पर बैठा हूँ आपके साथ, या जो भी हमने सीखा उसको बता पा रहे। तो अभी क्या है कि फास्ट हो गया ज़माना, बहुत ज़्यादा। लोग रातों रात स्टार बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग बन भी जाते हैं, लेकिन जो रातों रात स्टार बनते हैं सभी दुनिया जानती है कि उनका कुछ समय बाद पता ही नहीं चलता वो कहाँ पे। बॉलीवुड में बस जितनी जल्दी उठते हैं उतने जल्दी नीचे भी आते हैं। सेम है, बॉलीवुड में लगा लो चाहे आप, यहाँ लगा लो कहीं के भी। बाकी हमारे कुछ बहुत सारे सिंगर ऐसे कि जिन्होंने 25-30 गाने रिकॉर्ड करे, उसके बाद उनका पता नहीं था कहीं कि यार ये भी है। लेकिन उसके बाद जब उनका एक गाना चला तो फिर उस एक की वजह से फिर उनके जो पीछे के जितने गाने थे वो सारे सारे उठने लगे। लोग अच्छा यार इसने तो बड़ी जल्दी में गाना बना दी, लेकिन लोगों को पता नहीं कि उसने कितने सालों से लगा। तो सेम आजकल के लड़कों को मैं यही बोलूंगा जो नए बच्चे हैं कि थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। भाई अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उसके लिए पढ़ाई अच्छी से करना है, उसके बाद जो भी पढ़ाई, तो सेम इसमें भी है। और मुझे लगता है कि अगर हम गायन में आ रहे हैं या किसी भी उसमें आ रहे हैं तो हमें सीखना बहुत जरूरी। विदाउट सीखे तो वही है कि अधूरी विद्या आदमी कहीं का नहीं रहता। सीखना बहुत जरूरी है। आप सीखोगे, अच्छा सोच रखोगे, उसका रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा। एकदम से रातों रात स्टार वाली बात करोगे तो मुश्किल है। बहुत सारे लोग करते हैं कि यार मैंने 3 गाने बना दिए, इतने रुपए खर्च कर दिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, उसके व्यूज नहीं आ रहे, नहीं। उस पर मत जाओ। पता हमने प्रोडक्ट बनाया, घर के अंदर प्रोडक्ट बनाया, अब उसको मार्केट में लाने के लिए हमें क्या करना है, बस आप पब्लिसिटी करेंगे तब जाके मार्केट में लोग सुनेंगे ना। हमने गाना बना दिया, हमने डाल दिया चैनल पे, उसके बाद उसको कहीं किसी को दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ से सुनाई देगा। तो यही है, उसकी अच्छी सी तैयारी करें लड़के। अच्छी राइटिंग, अच्छी कंपोजिशन, अच्छा अरेंजमेंट, अच्छी परफॉर्मेंस, लोग सुनते हैं। क्योंकि हमने भी लास्ट टाइम एक बॉम्बे में हम लोग गए थे तो उसकी भी काफ़ी हम लोगों ने तैयारी करी थी, जबकि मेरा तो उसमें छोटा सा ही रोल था, वरियर म्यूजिक से आया था। लेकिन जबकि मेरा अपना पूरा तैयार है, बट उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी। और ये आजकल के बच्चों में बिल्कुल नहीं। मैं अभी एक संदेश देना चाहता हूँ और कैमरे में देख के कि अभी क्या हो रहा है, मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे स्टूडियो आते हैं। बच्चे क्या, आज जो पॉपुलर सिंगर भी है, गाना पूरा नहीं भी लिखा होगा वहीं स्टोरी में हो जाएगा, ये वहीं लिख देंगे, रंजीत भाई यार 2 लाइन तुम बता दो। अच्छा, इंस्टेंट। तो हाँ यार तुम बताओ 2 लाइन। अब बताओ ना, जब ऐसा गाना बन रहा तो उसकी आयु क्या होगी। कोई प्रैक्टिस नहीं, मोबाइल में रख के गाना गा रहे हैं। हमारे जो पुराने लेजेंडरी सिंगर हैं, बड़े सिंगर जो भी है, वो लोग घर में पूरी प्रैक्टिस करके आते हैं, रियाज जिसको बोल रियाज करके आते हैं, स्टूडियो में आके फिर वापस हारमोनियम के साथ बैठ के आधा 1 घंटा फिर रियाज करते हैं, फिर टेक करने के लिए जाते हैं। लेकिन अभी के बच्चों में क्या हो गया कि सीधा है, हाँ जी बनाओ गाना, पूरा अभी हो जाएगा, गाते गाते हो जाएगा, फिर उसका रिजल्ट वैसे मिलता है। तो कहाँ से चल पाएगा। जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं
आजकल के जो म्यूजिशियन जो बॉलीवुड वगैरह में, आपको क्या लगता है कि वो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ उतनी अच्छी तरीके कर पाते हैं या कर रहे हैं, कि क्या लगता है आपको? बॉलीवुड में हर जगह का इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा यूज़ हुआ है। अच्छा, हम आसाम की बात करें, नेपाल की बात करें, ये पंजाब की, कहीं की भी। हमारे उत्तराखंड के इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये पर्सनली मेरा है, शायद लोग मुझे इसमें गलत भी बोल सकते हैं, इसलिए भी नहीं जा पा रहा है कि यहाँ पर जो म्यूजिशियन है वो ना एक तो प्रॉपर सीखे नहीं। एक जैसे हमारे यहाँ के मोचन है, जिसको हम लोग शरणाई बोलते हैं, सॉरी बिनाई बोलते हैं, बहुत अच्छा साज है। या अगर हम जौ मुरली की बात करते हैं, जिसको अलगोजा भी कहते हैं, पिंजाब, या हुड़के की बात करते हैं हिंदी, यहाँ के जो दौर की बात करते हैं, ढोल दमों की बात करते हैं, तो इसको एक जो परफेक्ट बजाना, नोटेशंस के साथ में लिख कर बजाना, इस तरह के यहाँ पर परफॉर्मर है नहीं, या इंस्ट्रूमेंट प्लेयर है नहीं कि जो उस लेवल पे बजा सके और उनको हम उस लेवल पे जा सके बॉलीवुड तक। क्योंकि ऑब्वियसली जो भी बॉलीवुड में अभी जितने भी काम कर रहे हैं, सारे के सारे म्यूजिक डायरेक्टर इधर उधर के हैं, तो उनको पता नहीं यहाँ के फोक का कैसे इस्तेमाल करना है, अच्छे म्यूजिशियन भी नहीं, तो इस वजह से भी वहां तक हमारे गीत जा नहीं पा रहा, इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं हो पा रहे। ऐसे सेम गीतों का भी है कि यहाँ के जितने भी गीत हैं, अब हो क्या रहा है कि जो यहाँ पर सिंगर पॉपुलर है उन्होंने प्रॉपर सीखा नहीं है। अब अगर कहीं रिकॉर्डिंग के लिए जा रहे हैं तो उनको बोला जा रहा है कि प्रैक्टिस तो नहीं, हो जाएगा हमारी तैयारी। अच्छा, तो तो कहीं इतना कॉन्फिडेंस अपने आप ही कर लेंगे। बस यही है, तो कहीं ना कहीं रीजन ये भी है, भाई तुम अच्छा गाते हो, हमारे पास जो अच्छे गाने वाले पर प्रैक्टिस करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, किसी भी फील्ड में प्रैक्टिस तो इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना कि 1 से 12 तक बच्चा पढ़ता है, फिर 12 से आगे B.Tech M.Tech BBA MBA PhD जो भी करता है, कितने साल लगते हैं ना। लेकिन गायक बनने में लोगों को लगता है कि कुछ नहीं। अरे यहाँ पर तो ये स्थिति है कि आज बच्चा आया कि मुझे गिटार सीखना है, उसने 2 महीने गिटार सीखा, तीसरे महीने में अपना अकेडमी खोल दी। अच्छा, ऐसे भी है। अब सोचो ना कि जो उनसे सीख रहे होंगे उनका क्या होगा। तो कहीं ना कहीं भाई संगीत को तो मेरे दादाजी कहा करते थे, संगीत में जिंदगी लग जाती है ना। और हम लोग कहते हैं कि नहीं जी हो जाएगा 2 रात में 2 महीने में, तो जाता है भैया, टाइम लगता है, तब जाके कुछ ना कुछ बनता है। आप टोटल कितने इंस्ट्रूमेंट्स आप बजा लेते हो, और आपको कितना टाइम लगा ये सब सीखने में? पता नहीं, मुझे लगता है बजाते नहीं, मतलब सीख रहा हूँ अभी। हाँ, फिर भी आप बजा। इंस्ट्रूमेंट हाँ, कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। 96 से काम कर रहा हूँ जी। और अभी भी सीख ही रहा हूँ, हाँ, और जब तक जिंदगी है, तब तक सीखते रहेंगे। कौन सा सबसे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है आप? मैं रिदम प्लेयर हूँ, तो मेरे लिए तो सारे इंस्ट्रूमेंट अच्छे ही हैं, बट मेरा शुरुआत होड़के से हुई, जो होड़का क्या वो? डमरू का रूप है, शिव जी का जो वादन है डमरू, उसका उनका होकर होड़के का इस्तेमाल हमारे कुमाऊं क्षेत्र में सबसे ज्यादा किया जाता था पहले। चाहे वो देवी पूजन जागर गायन के लिए हो, या वहाँ के लोग जो गीत लगाते थे, झोड़ा चांचरी छपेली भगनौल, तो गायकी में लोग मेले वेले में बजाते थे हो। फिर कुछ समय बाद हम लोगों ने क्या करा कि हुड़के का इस्तेमाल हमने फिर हर गीत में शुरू कर दिया रिकॉर्डिंग। तो हुड़का मेरा सबसे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है, बाकी इसके बाद तो सारी फेवरेट ही। तो होड़का ये किसी स्पेसिफिक ट्यून पे यूज होता है, या फिर इस्तेमाल तो खैर यहाँ का जितना भी सॉन्ग्स चलते हैं, चाहे 6/8 के हों चाहे 4/4 के हों, अलग अलग ताल की, सभी में बजता है, जो चाहे आदमी की इच्छा है। बाकी उसकी ट्यूनिंग की अगर हम बात करते तो हम लोगों ने कोशिश की है कि इसको थोड़ा सा चढ़ा के कैसे साउंड आएगी, उतार के कैसे आएगी। बट एक होता है ना कि हमने उसको बचपन से जो सुना है वो ट्यून हमारे कानों में बसी हुई है, उसकी गमक जो होती, तो हमें वही गमक अच्छी लगती है। उसको प्रॉपर ट्यून करके ऐसे नहीं बजाते हैं, क्योंकि उसका एक ऐसा ट्यून होता है कि वो हर नोट के साथ सेट हो जाता है। थोड़ा देर बाद अगर आप सुनते रहोगे तो अच्छा लगता है उसको। बस उसको इस्तेमाल बाकी अधिकतर गानों में तो खैर अभी तो लगभग सभी गीतों में इस्तेमाल होता है। आजकल के जो नौजवान हैं वो म्यूजिक इंडस्ट्री में आ रहे हैं, और मतलब उनको अपनी पहचान बनाने में बहुत सालों लग जाते हैं। जैसे अभी आपने मेंशन करा, जो लिखाई होती है, जो जिसको लिरिसिस्ट बोलते हैं वो, तो एक लिरिसिस्ट होने में
और एक गायक होने में आपको क्या लगता है कि कितनी प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती होगी एक लिरिसिस्ट को, और वो अगर सेम उस लिरिसिस्ट को अगर गाना भी है तो उस वहाँ से लेके वहाँ तक का सफ़र आपको क्या लगता है कि मतलब कि उसका प्रोसेस क्या होता होगा? अभी क्या है कि यहाँ के फोक की हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जो लोग लिखते हैं वही गाते हैं, लेकिन कायदे से राइटर अलग होना चाहिए, वही जो कंपोजर अलग पर होना। काफ़ी लोग हैं जो लिख रहे हैं पर वो गाते नहीं हैं। हाँ बिल्कुल है, सर मैं इसी पे आ रहा था। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो लिखते हैं लेकिन उनका जब सुनोगे कि गा के दिखाओ तो वो नहीं गाते। नहीं गाते। और वो वाकई मैंने बहुत सारे राइटर देखे हैं कि उनको नहीं आता गा। तो होना ऐसे ही चाहिए कि राइटिंग वाला अलग हो। अब अगर मैं बोलूँ कि अभी पॉडकास्ट चल रहा है कि मुझे वहाँ रिकॉर्ड भी करना है, कैमरा भी मुझे चलाना है, फिर हमारे भाई लोग कहाँ जाएंगे या फिर वो क्वालिटी नहीं आएगी। तो मेन होता है क्वालिटी। क्वालिटी अच्छी चाहिए तो टीम वर्क चाहिए, टीम वर्क में बहुत अच्छा काम होता है। और यहाँ पर जो आप कह रहे हैं मेहनत, राइटिंग, तो राइटिंग वाले को भी उतनी मेहनत चाहिए, सिंगर को भी उतनी मेहनत करनी पड़े, क्योंकि राइटिंग वाले पे बुक्स पढ़नी पड़ेगी, किताबें पढ़ो, उसके बाद में शब्द इस्तेमाल कैसे करने क्या करने, फिर उसके बाद कंपोजर का काम उसको कैसे पिरोता है क्या करता है, ऐसे ही सिंगर को फिर मेहनत करनी। तो सभी लोगों को कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ती तब जाके एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार होता तो कोई सिंगर जो होता है अपने आप को री इन्वेंट करता है, तो जो फोक सिंगिंग में भी क्या ऐसा ज़रूरी है कि आप वो री इन्वेंट अपने आप को करने की ज़रूरत पड़े, या ज़रूरी है ये री इन्वेंट करना अपने आप को? है। मुझे लगता है ज़रूरी है क्योंकि समय के साथ चलना ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत सारे सिंगर हैं हमारे की जो फोक, खासकर कुमाऊँ में फोक बहुत अच्छा गाता है। अब उसने क्या करा कि उसने फोक गाया और कुछ समय उसने क्लासिकल सीखा, 2008 साल जो भी कहा उसने। उसके बाद उसने ना उस इनपुट को इसके साथ जोड़ा, तो एक नई चीज निकल के आई। तो वो भी जरूरी है, वो तभी कर पाओगे आप अपने आप को, तभी दिखा पाओगे जब आप सीखोगे समय के साथ। मतलब हर चीज जरूरी है मुझे लगता तो री इन्वेंट अपने आप को करना बहुत ज़रूरी होता है। है। नहीं तो अब आप हमें देखो ना कि हमने आज से 20 साल पहले इस फूड पे रिकॉर्डिंग करी होगी, करी मतलब स्कूल के बाद फिर 2 ट्रैक आया, उसी में सारे लोग रिकॉर्ड करते थे। फिर उसके बाद 4 ट्रैक आया, फिर अब तो मल्टी ट्रैक। तो कहीं ना कहीं मतलब जो मेहनत पहले थी लोगों ने कहा था कि 1 टेक करना है तो उसके लिए आपको बहुत रियाज करना, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़े। अभी क्या है कि आप 50 टेक करो, कंप्यूटर ने सब आसान कर दिया, लेकिन उसकी वजह से हम लोगों की आदतें खराब हो। हम जैसे अब तो चैट जीपीटी आ गया है, वो गाने लिख देता है। बिल्कुल। वो किसी की भी आवाज में, अगर आप चैट जीपीटी को, एआई को अगर आप बोलें कि मुझे सोनू निगम की आवाज में ये गाना चाहिए, तो वो आपको लिख के भी दे देगा और गा के भी जो आपको बता दे। वाकई एआई ने मतलब वो चीज़ तो नहीं हो सकती है जो ओरिजिनल कंपोजिशन, ओरिजिनल राइटिंग, ओरिजिनल हर चीज़, लेकिन एआई से बहुत सारे लोगों का भी हेल्प मिली है। जैसे कि मैं हम लोग जिंगल्स वगैरह काम भी करते थे, रेडियो का या बहुत सारे, तो उसमें क्या है कि तुरंत वाला तुरंत देना होता है उसको। तो उसमें ये कि आपने सब्जेक्ट डाला और बोला भाई ये चाहिए, जो भी डालोगे तो ये कि वो एक अच्छी कंपोजिशन बना के देता है और बिल्कुल डिफरेंट होती हो, उस कंपोजिशन के साथ फिर खेल सकते हो आप। पर जैसे अभी जो लिरिसिस्ट जो अपना खुद लिखते हैं, नरेंद्र सिंह जी, अगर उनकी बात करें, ये नरेंद्र जी की आपको कैसा लगता है, उनका उनका काम आपको कैसा लगता है? उनके उनके काम में क्या बोलूँ, उनके साथ तो खैर हमारा पहले सपना हुआ करता था कि भाई काम करेंगे, और उसके बाद उनके साथ बहुत सालों तक काम अभी भी कर ही रहे। उनकी राइटिंग ऐसी है कि मैंने कुछ समय पहले बोला था कि कुछ गीत ऐसे होते हैं कि जो हमें लगता है गीत हमारे लिए बना है। उनमें से सबसे बड़ा नाम आता है उनका कि मतलब उनके कोई भी गीत आप किसी भी बच्चे को पूछ लो, चाहे वो स्लो मोशन का गीत हो या थोड़ा सा हास्य गीत हो या थोड़ा वो नाचने वाला गीत हो, तो उन्होंने तो वो तो ऐसे राइटर हैं कि उनके बराबर कोई हो भी नहीं सकता मुझे लगता है। उन्होंने लोगों की अ, सुख दुख की गीत लिखे हैं, मतलब अगर अब मैं सुनूं मुझे लगता है यार ये गीत तो मेरे लिए बना है, ऐसे इन्होंने ऐसे गीत लिखे हैं, तो उनके गीत और जरा मजा है। खैर तो एक कोई फेवरेट है आपका अगर? बहुत सारे गीत हो, अनलिमिटेड वाली बात हो गई, उनके उनके सारे गीत ही हमारे फेवरेट है। एक चीज़ मेरे को ये पूछना है आपसे, जैसे म्यूज़िक कंपोज़र के आप
आपको, तो उसका मेन एसेंशियल काम क्या होता है? म्यूजिक कंपोजर काम क्या करता है उसको? कंपोजर का मेन काम ये है कि मतलब गीत को किधर ले जाएगा, अच्छा उसकी धुन धुन बनाने का काम उसका मेन। यहाँ पर तो खैर फिर से लोग बुरा मानेंगे मेरी बात का कि उत्तराखंड में क्या हो रखा है अभी, ये जो कीबोर्ड बजा रहा है स्टेज में या कीबोर्ड बजा रहा है किसी प्रोजेक्ट में, उसका नाम म्यूजिक कंपोजर में डाल देते हैं, अच्छा। म्यूजिक डायरेक्टर में डाल देते हैं। क्योंकि यहाँ पर लोगों को हो सकता है पता ना हो, ये जो चैनल्स वाले हैं नए नए, उनको पता नहीं, पैसे तो लगाने आ रहे हैं उनको, लेकिन बाकी चीज़ों को उनको पता ही नहीं। म्यूजिक कंपोजर मतलब कि जो आपकी रचना को कंपोज कर रहा है, धुन दे रहा है, उसको लयबद्ध कर रहा है कि हमें कौन सी ताल रखनी, कौन सी धुन रखनी, क्या राग रखना इसमें, तो ये म्यूजिक कंपोजर का काम है। यहाँ पर तो लोग कराते ही नहीं, लोग अपने आप ही धुन बना के, हाँ सर ये मेरी धुन है, इस पर आप गाना बना दी थी। तो वाकई म्यूजिक कंपोजर का बहुत बड़ा रोल होता है। अब कंपोजिशन बहुत अच्छी होनी जरूरी है, लेकिन उससे भी अच्छा पहले राइटिंग होनी जरूरी है। वो तो मतलब वैसी वाली बात होगी ना कि आप किसी को बोल रहे हो कि एक ऐसे लिखो पर उसको ABCD नहीं पता होगा। बस भाई एक बात तो बहुत, कुल मिला के एजुकेशन पढ़ना बहुत जरूरी है हर सब्जेक्ट। जाते हुए मेरे को बस आपसे ये पूछना है, कुछ अगर आप कुछ प्ले कर सकते हैं हमारे लिए, हमारे ऑडियंस के लिए। मैं कोशिश करूंगा। वैसे हमारे जो इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र हैं अधिकतर जोड़ी में ही अच्छा लगता है, जैसे डोर के साथ थाली, ये के साथ थाली, दमाऊ के साथ ढोल, या नगाड़े के साथ दमाऊ। तो इसी तरह कोशिश करूंगा कि सोलो में मैं आपको एक आध जो मेरा फेवरेट है जी बिल्कुल। तो रंजीत जी, ये हुड़का है, आप बजाने वाले हैं, तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? इसका थोड़ा थोड़ा वो बताइए कि इसकी पोजीशनिंग क्या है इस इंस्ट्रूमेंट की? हुड़का ये मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है, मेरी शुरुआत इसी से हुई थी। और हम लोग बचपन में लोहे के डब्बे पे प्लास्टिक के पुड़े बनाते थे, तब हम बजाते थे। हुड़के के बारे में ज़्यादा मतलब जितना मैंने सुना है अपने गुणीजनों से कि ये हमारे प्राचीन काल में जब ये कत्यूर वंश, कत्यूर शासन था, तो उस समय के जो लोग थे यहाँ के, वो लोग देवी पूजन के लिए इस्तेमाल करते थे, और गोलू देवता के लिए हुड़के का इस्तेमाल किया जाता था। गोलू देवता काफ़ी फेमस है बोले को, जी जी। गोलजू, उनके पूजन के लिए उड़के का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ करता था। और फिर धीरे धीरे लोग, गांव के लोग तो खैर अपने पारंपरिक गीतों में वहाँ के जौड़ा चाचरी इन चीज़ों में इस्तेमाल करते थे। ऐसे सेम इधर गढ़वाल में होता था। इसको लोग बुड़का भी वो शब्द बोलते, कुछ कुछ जगह इसको धोसी भी बोला जाता है। और ये कहीं ना कहीं शिव जी के डमरू का ही रूप इसको माना जाता है। और अधिकतर जितने भी शिव जी के जागर होंगे उनमें ये दो वाद्य यंत्र जो कि डौर और था हुड़का दोनों इस्तेमाल किए जाकर, लेकिन हुड़के पर अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है। बाकी मैं इसको थोड़ा सा कुछ सुनाता हूँ आप प्लीज। इस साज में हम कोई भी ताल बजा सकते हैं, जिनको रिदमिकल जो भी है। अब सपोज मैं आपको हमारी 7 मात्रा की दीप चंदी होती है, मैं आपको थोड़ा सुनाता हूँ कि ती ती ना धी। बजाने का तरीका कोई भी कैसे भी कर सकता है, तो हम अपने मतलब दिखा सकते हैं कि कितनी मात्रा की हम ताल बजा रहे हैं। जैसे अब इसी को अगर हम इसी का डबल 14 मात्रा में करते, जैसे कि दीप चंदी में, उसकी स्पीड थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, बोल हुड़के के हिसाब से उसके सेट हो गए। अगर हम क्लासिकल में बोलेंगे उसके बोल अलग होते हैं, लेकिन बोलों का चलन थोड़ा अलग हो जाता है। मैं अगर इतने से बजाता हूँ, अब सुना तो मैं आपको इसमें कहरवा था जो भी था गे नाती ना करे देना, उसका चलन कैसा है।
उसके बाद 6/8 जिसको यहाँ पर खेमटा या दादरे का दिया जाता है। हम लोग तो फोक ही इस्तेमाल करते हैं कि फोक ताल बजाओ। फोक ताल में बहुत सारी होते हैं, लेकिन वह जिसको जितना मालूम है उतनी बात का। फोक ताल में तो बहुत सारी ताल है, लेकिन जो अभी अधिकतर लोग इस्तेमाल करते हैं मैं उसको सुनाता हूँ आपको। तो बस बहुत बढ़िया उन्हें आपको इसलिए आप तारे सुनने बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू। अब मैं आपको दूसरा वाद्य यंत्र, तो यश जी मैंने सुना आप भी अच्छे म्यूजिशियन हैं, अच्छे मैं खोजिश पा सकता हूँ। तो आप हमारे साथ इस इंस्ट्रूमेंट के साथ में थाली संगत करें। मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि हमारा जो ये वाद्य यंत्र है डोर, जिसको कि डमरू बोलते हैं, वहीं के हमारे ये पितौन जन जिन्होंने मैं बताया कि भाई ये किस तरह से इस्तेमाल होता था। बताया जाता है कि शिव जी के घर में कुछ ऐसा केस हो गया था कि जिसकी वजह से वो लोग काफी परेशान थे। तो उनका जो वाद्य यंत्र था, उन्होंने सोचा कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलके कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ यज्ञ करते हैं, कुछ पूजन करते हैं, कुछ। तो बताया जाता है कि जब डोर का वादन होता है, इसके साथ में एक वो बोलते हैं एक पात्र होता है। अब वो लकड़ी का भी होता था या ताम्र का भी होता है, मतलब समय के हिसाब से उन्होंने उसको बोला इस्तेमाल किया। तो एक उसको यहाँ लोग पाथो कहते हैं। तो उसके ऊपर उसके अंदर कोई अनाज भर दिया, सपोज धान भर दी या जौ भर दी, गेहूं भर दिए। उसके बीच में एक गिलास रखते थे, उस गिलास में एक सिक्का डाल दिया जो लक्ष्मी का रूप है। अनाज हो गया ब्रह्मा का, ठीक है। तो ब्रह्मा विष्णु पानी और महेश तो खुद तो बजा रहे, और सती जो हमारी माता उसमें साथ साथ देवी का हो। तो तब जाके ब्रह्मा विष्णु तीनों मिलके फिर उन्होंने डोर वादन किया, फिर जाके वहां से डोर का इस्तेमाल शुरू माना जाता है। तो इसलिए शिव जी का ही वाद्य यंत्र है। बहुत बहुत खूबसूरती से हमने एक्सप्लेन करा है इसको, थैंक यू। बोले जितना जानकारी थी, हो सकता है भाई मैंने जो सुना हो, क्या पता उसमें कुछ हो सकता है गलत ही हो सकता है, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। थोड़ा सा कुछ सुनाता हूँ। हमारे साथ संगत करता आज संगत कर रहे, तो आप शुरू करिए, आपके साथ हम शुरू करते हैं। चलिए। तो रंजीत जी, ये जो नया इंस्ट्रूमेंट है, आखिरी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में थोड़ा सा हमें और हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या है। ये नया तो नहीं है, कि बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है। और हमारे उत्तराखंड में जो भी शादियाँ वादियाँ उनमें जो इस्तेमाल हुआ करता था, उसको हम लोग शनाई बोलते थे। शनाई मतलब क्योंकि मसकबीन तो बहुत बाद में आया है उत्तराखंड। मसकबीन तो वहाँ का है, अपने स्विस का है इंस्ट्रूमेंट, बैक पाइपर लोग कहते हैं यहाँ का, लेकिन यहाँ बाद में आया। वही है कि जो लोग जहाँ गए वहाँ से जो संगीत प्रेमी थे, इंस्ट्रूमेंट उठा के लाए, उसे हमने गाँव में बजाना शुरू करा, लोगों ने देखना शुरू करा, तो लोग सोचते थे यहाँ का है। तो मतलब जहाँ तक मैंने सुना है, तो यहाँ पर शहनाई शहनाई अधिकतर बजाई जाती थी। थोड़ा सा कुछ सुना, तो ये तो पाइप का शेल्टर है, उसमें मैं कोशिश करता हूँ कुछ सुना।
थैंक यू। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे जी जी, बहुत मज़ा आया हमारी कॉन्वर्सेशन। आज म्यूजिकल पॉडकास्ट हो गया लिटरली, आपने उसमें मेरे को भी शामिल कर लिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप टाइम निकाल के पॉडकास्ट के लिए आए और इतना मज़ा आया बातचीत करने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच यश जी, और आपकी समस्त टीम का मैं आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।